नमस्कार। इलेक्शन हीट में आपका स्वागत है। लगातार जो काउंटिंग है वो जारी है और जिस तरह की जो चीजें दिख रही हैं, लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी, रुझानों में एनडीए को बढ़त। इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडी गठबंधन का शानदार प्रदर्शन नजर आ रहा है। 5 लाख से अधिक वोटों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जीत चुके हैं। रायबरेली से राहुल गांधी की निर्णायक बढ़त, अमेठी में भी पिछड़ी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। तो ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जीत चुके हैं। 5 लाख से ज़्यादा मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। अगर राहुल गांधी की हम बात करें तो राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से भारी बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। तो लगातार जिस तरह से मतगणना जारी है और ये बिल्कुल एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है वो उतना बेहतर नहीं है जिसकी उम्मीद की जा सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी जीत हासिल कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीत हासिल कर ली है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो कंगना राउत ने हिमाचल प्रदेश से उन्होंने जीत हासिल की है। इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो लगातार जिस तरह से खजुराहो से वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीत हासिल कर चुके हैं। तो लगातार जिस तरह की जो चीजें नजर आ रही हैं और एनडीए निश्चित तौर पर उस जादुई आंकड़े से ऊपर निकल चुकी है। जो 272 सीटों का आंकड़ा है उससे ज्यादा निकल चुकी है, लेकिन जिस तरह के तमाम सारे एग्जिट पोल आए थे उसके मुकाबले वो सीटें एनडीए लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इंडी गठबंधन बेहतर कर रहा है। सीधे स्टूडियो चलेंगे, हमारी सहयोगी खुशी व्यास हमारे साथ में है। ज्यादा अपडेट के साथ खुशी, जानना चाहेंगे कि अभी तक के ताजा रुझान क्या हैं, किस तरह के अपडेट हैं। बिल्कुल राजेश जी, देखिए जिस घड़ी का इंतजार है वो लगभग अब आने वाली है, लेकिन उसके पहले ये रुझान हम आपको बता देते हैं। देखिए भाजपा की अगर हम बात करें तो 300 अभी आंकड़े ये बता रहे हैं, 300 सीट से बढ़त बनाई हुई है। 225 से कांग्रेस आधे के खातों में अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं राजेश जी देखिए जिस तरह की ये जो चीजें आ रही हैं, जिस तरह की भाजपा की सीटें आ रही है, कहीं ना कहीं भाजपा इससे जरूर नाखुश होगी, क्योंकि 300 225 जिस तरह का लक्ष्य था एक भाजपा का 400 पार का, कहीं ना कहीं उससे पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बहुमत से अभी भी आगे है, लेकिन यह भी सवाल है कि क्या काफी है बहुमत, क्योंकि 400 पार का नारा बीजेपी दे रही थी। हालांकि यह सिर्फ रुझान है, रुझान आना भी लगातार जारी है, लेकिन तस्वीरें एंड में क्या कुछ कहलाएगी, क्या कुछ नतीजे आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के, ये तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही है। कई दिग्गजों की जो शाख है वो दांव पर लगी हुई है। और देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के फिलहाल जो रुझान आते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा 300 सीट से बढ़त बनाई हुई है। इसी के साथ देखिए राजेश जी, अगर मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, क्लीन स्वीप का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही थी, कामयाब होती हुई नजर आ रही है भाजपा। आप देख सकते हैं कि करीब 29 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के खातों में अभी 0 नजर आ रहा है। फिलहाल देखने वाली बात हुई कितनी बढ़त जो है बीजेपी आखिर बना पाती है, क्योंकि 29 सीट जो कि एक लक्ष्य था बीजेपी का, लगातार से बीजेपी यही दावा करती हुई नजर आ रही थी। हालांकि देखिए छिंदवाड़ा राजगढ़ से अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज मैदान में थे, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कांग्रेस यहां बढ़त बनाई दिखाई देगी, लेकिन कहीं ना कहीं मायूस चेहरे सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर ले, देखिए क्लीन स्वीप का लक्ष्य यहां भी बीजेपी ने तय किया था। हालांकि तस्वीरें फिलहाल जो सामने आ रही है, बीजेपी फिलहाल 10 पर बनी हुई है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन यह भी देखने वाली बात होगी, क्या यह सिर्फ रुझान है, क्या तस्वीरें बदल सकती है, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। इसी के साथ देखिए उत्तराखंड की बात करें, 5 सीट पर काउंटिंग लगातार जारी है। कांग्रेस दावा कर रही है क्लीन स्वीप का, बीजेपी का भी दावा है क्लीन स्वीप का। और फिलहाल बीजेपी की देखिए बात की जाए तो बीजेपी 5 सीट पर बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस के खातों में यहां भी
जीरो फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि बार बार मैं यही जिक्र करूंगी, ये रुझान है, लेकिन बढ़त की फिलहाल बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बहुत बड़ा घाटा नजर आया। देखिए जिस तरह का 400 पार का लक्ष्य था, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यहीं से एक बड़ा घाटा बीजेपी को हो रहा है। 35 पर बीजेपी, 44 पर कांग्रेस, अन्य के खाते में एक। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें, बड़े बड़े मुद्दे कई उत्तर प्रदेश के रहे हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, वाकई ये बीजेपी के लिए नाखुश साबित हो सकती है। हालांकि रुझान लगातार जारी है। देखिए दिल्ली की अगर हम बात कर लेते हैं, 7 पर बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो फिलहाल 0 पर सिमटी हुई है, अन्य के खातों में 1 जाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में भी कहीं ना कहीं एक अच्छा गेम बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये भी देखने वाली बात हुई क्या कुछ होता है। देखिए राजेश जी, मध्य प्रदेश की अगर तस्वीरें हम बात कर ले तो शिवराज सिंह चौहान विदिशा से जीत चुके हैं। अब अच्छी खासी बढ़त उन्होंने बनाई है, अच्छे खासे वोटों से शिवराज सिंह चौहान की जीत हुई है। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो क्लीन स्वीप का लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही थी, उस पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही थी। दिग्गज, जैसे कि मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, दिग्गज जो है चुनावी मैदान में थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अगर बात की जाए तो अजय राय जो है अभी तक पीछे चल रहे हैं। देखने वाली बात होगी तस्वीरें और क्या कुछ आती है। देखिए गुजरात के गांधीनगर से अगर हम बात कर ले, अमित शाह, यहां से उनको जीत मिल चुकी है। और लगातार देखिए गुजरात से तो आशीर्वाद बीजेपी को मिलता हुआ अमित शाह से नजर आया। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी गिरती हुई डाउन में नजर आ रही है, लेकिन राजनाथ सिंह यहां से आगे चल रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि दिग्गज चुनावी मैदान में है। दिग्गजों पर पूरा फोकस है उत्तर प्रदेश से। अनुराग ठाकुर की अगर हम बात करें हमीरपुर से, फिलहाल अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, वो भी आगे चल रहे हैं। और तस्वीरें देखिए धीरे धीरे साफ भी होती जा रही है रुझानों के साथ ही। बिहार की अगर हम बात कर ले तो पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद फिलहाल आगे चल रहे हैं बीजेपी से। और देखिए बढ़त कहीं ना कहीं बीजेपी बना रही है, लेकिन हालांकि वो लक्ष्य क्या बीजेपी पार कर पाएगी। महाराष्ट्र की अगर नागपुर से हम बात कर ले, नितिन गडकरी यहां से आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर तमाम जो दिग्गज थे कहीं ना कहीं वो तो मोर्चा अच्छे से संभालते हुए नजर आए हैं इस चुनाव में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से अगर हम बात कर ले, रवि किशन जाने माने एक्टर है, और अब ये भी आगे चल रहे हैं बीजेपी से, और अच्छे खासे मतों से आगे चल रहे हैं। तस्वीरें यहां पे भी जल्दी ही क्लियर हो सकती है। देखिए हिमाचल प्रदेश मंडी काफी नजर थी इस सीट पर, कंगना रनौत यहां से जीत चुकी है। और कुल मिलाकर पूरे आंकड़ों की अगर हम बात की जाए, लगातार हालांकि काउंटिंग जारी है, रुझान सामने आ रहे हैं। तस्वीरें जो फिलहाल क्लियर हो पाई है, बीजेपी 300 और कांग्रेस 225। लेकिन एक बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी अब 400 पार कर पाएगी। तो बहुत शुक्रिया खुशी, इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे लोकतंत्र का जो महापर्व है। और लोकतंत्र के महापर्व का आज परिणामों का दिन, और इन परिणामों में कहीं ना कहीं जिस तरह से जो चीज़ें थी, अगर एनडीए की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो अब की बार 400 पार का नारा, लेकिन उससे काफ़ी पीछे एनडीए नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो इंडी गठबंधन का भी दावा था, हालांकि वो बाद में उनका दावा आया कि हम 295 सीट जीत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे भी वो पीछे है। लेकिन कुल मिलाकर दोनों में अंतर की अगर हम बात करें तो एनडीए के लिए हम कह सकते हैं कि ठीक है, वो बहुमत से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं रुझानों में। लेकिन जिस तरह का अनुमान था, तमाम सारे एजेंसियों के जो एग्जैक्ट पोल थे, और जिस तरह से बताया जा रहा था कि 350 से लेकर 400 या 400 पार भी एनडीए जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं अब जिस तरह की सियासत और राजनीति इन रुझानों के बाद नजर आ रही हैं, तमाम सारी चीज़ें, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से चीज़ें रही हैं अभी तक, क्योंकि 2 बजे का जो वक्त था उससे ज़्यादा का समय निकल चुका है। और जो चीज़ें दिख रही हैं, अगर हम जब एनडीए की बात करते हैं तो तकरीबन 300 के आसपास ही। पहले मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं, तारुफ करा दूं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है बृजराज सिंह जी, स्वागत करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है KS चौहान साहब, छत्तीसगढ़ से प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी। चौहान साहब आपका स्वागत है। हमारे साथ अंशुल मिश्रा जी हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता। अंशुल मिश्रा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। संदीप जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। यानी कि 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में। हमने मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनको जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन किसी वजह से वो हम तक अभी नहीं पहुंच पाए, शायद वो बीच में शामिल हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुरुआत करूंगा चर्चा की। सबसे पहले संदीप पौराणिक जी, मैं आपके पास में आता हूं। 2:10 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है।
अब जिस तरह की तस्वीर है, क्योंकि अब की बार 400 पार, वो उससे बहुत पीछे एनडीए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। 300 पार भी मुश्किल दिख रहा है, कभी 297 हो जाता है, कभी 96 हो जाता है लगातार, हालांकि अभी मतगणना चल रही है। दूसरी तरफ अगर इंडी गठबंधन का जो दावा था वो बाद में हालांकि आया, 295 का उन्होंने दावा किया, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उससे काफ़ी पीछे है। लेकिन इतना ज़रूर है कि उनका बेहतर प्रदर्शन हम करेंगे। संदीप पुराणा जी, किस तरह से अभी की जो स्थिति है, किस तरह से, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा अभी तक की मतगणना को लेकर। देखिए राजेश जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जिन बातों को चुनाव से पहले या हम यूं कहें मतगणना के बाद भी जो एग्जिट पोल आए वो लगातार यही कहते रहे या बताने की कोशिश करते रहे कि 350 से ज्यादा और 400 के करीब भी पहुंच सकते हैं। वो तो अनुमान ध्वस्त हो गए, लेकिन इस नतीजों ने मुझे एक लगता है कि हिंदुस्तान का मतदाता बहुत मैच्योर हो गया है राजेश जी। वो उन चीजों में नहीं आता जो प्रचार तंत्र में सामने आती हैं। यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं कश्मकश वाली स्थिति है। आप कह सकते हैं कि एनडीए 295 और 300 जा रहा है, क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत ले पा रही है? मुझे ये लगता है कि जो 272 का आंकड़ा है वहां तक बीजेपी के लिए पहुंचना बहुत आसान नहीं लग रहा है। ये नहीं कहता कि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अभी मतगणना का बहुत दौर बाकी है। क्या हो सकता है, क्योंकि एक आकलन आ रहा है कि करीब 200 सीटें ऐसी हैं जहां अभी लीड जो है वो 10,000 के आसपास है। तो लोकसभा चुनाव में 10,000 का बहुत बड़ा अंतर नहीं हो सकता है, बड़ा उलटफेर भी हो सकता है, मैं ये मान के चलता हूं। लेकिन वर्तमान हालात की जो आपने बात की है वो ये साफ बता रहा है कि इस बार का चुनाव बड़ा कश्मकश था, और आने वाले दिन अगर यही तस्वीर रहती है तो भले बीजेपी सरकार बनाए, उसमें बड़े की प्लेयर के तौर पर टीडीपी और जेडीयू आ जाएंगे, क्योंकि दोनों की लगभग 15-15 सीटें हैं और बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो दल है दो, ये बड़ी बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाएंगे। आने वाले दिन बड़े महत्वपूर्ण होंगे। इसके साथ मेरा एक और मानना है राजेश जी, अगर यही स्थिति रही नतीजों की तो आने वाले जो 5 साल होंगे उसमें बड़ी रोचक राजनीति का खेल हमें देखने मिलेगा, क्योंकि पूरी तरह जो सत्ता पक्ष होगा वो आजाद नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं दबाव में होगा, और दूसरी तरफ विपक्ष भी ताकतवर होगा। तो सदन की कार्रवाई, सदन के बाहर सड़क की कार्रवाई बड़ी रोचक नजर आएगी। चलिए, बेहतर बात संदीप जी आप कर रहे हैं कि सरकार भले एनडीए बना ले, भले भारतीय जनता पार्टी बना ले, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन जिस तरह का आगे का जो समय होगा वो आसान नहीं होगा। और हम ये कह दें कि कांटों भरा भी हो सकता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि आज़ाद नहीं हो पाएंगे, और जब आज़ाद नहीं हो पाएंगे, पीएम नरेंद्र मोदी को जिस रूप में जाना जाता है, जिस तरह के फैसलों के लिए जाना जाता है, जिस तरह के डिसीजंस को लेकर जाना जाता है, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें, इस कार्यकाल को भी देखें या उसके पहले का भी कार्यकाल देखें, एक वन मैन शो की तरह सारा कुछ चला है। हमने देखा विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह के परिणाम आए, और फिर मोदी सरकार ने जो चाह लिया, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो चाह लिया, अमित शाह ने जो चाह लिया, वैसा ही राज्यों में भी हुआ। मैं सीधे बृजराज सिंह जी के पास में आ जाता हूं। बृजराज सिंह जी, ठीक है, आप बहुमत के आगे निकले हुए हैं, लेकिन आगे का जो रास्ता है वो आसान नहीं है एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, आप मानते ही है? देखिए, जो रिजल्ट आ रहे हैं या जो अभी परिणाम आ रहे हैं वो तो थोड़े से डराने, मतलब थोड़े से हमारे हिसाब से नहीं है, किंतु ये कहना कि भविष्य में क्या होगा ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी पूरा आने दीजिए, जैसे कि भी संजय जी कह रहे थे कि अभी बहुत कुछ बचा है, कम से कम 200 सीटों पे 5,000 के मार्जिन से ऊपर नीचे हो रहा है, 40%, 45% वोटों की गिनती हुई है, लगभग 55% वोटों की गिनती बाकी है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी तय नहीं है। हाँ, ये तय है कि हम जिस तरह से चाह रहे थे कि हमने जो 10 साल में जो हमने किया है, जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, उस पर हमको अच्छा रिजल्ट आने की जो पूरी उम्मीद थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। उत्तर प्रदेश सबसे चौंकाने वाला रहा है, क्योंकि उस प्रदेश को बहुत कुछ दिया, उस प्रदेश में बहुत कुछ बदला उस प्रदेश में, लेकिन उस प्रदेश ने इस तरह से वोट किया। क्या जाति की राजनीति में फंस गए या राहुल गांधी की बातों में आ गए? अब देखना पड़ेगा, ये सब चीजें बात की हैं। किंतु मैं एक बात बताऊं कि हम सरकार पूरी तरह से 272 सीटें जीतेंगे। शाम होने दीजिए,
और पूर्ण नहीं, बहुमत की लेकिन सरकार। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, आपने जिस तरह कहा, संदीप जी जो कुछ कह रहे थे कि 200 सीटें लगभग ऐसी हैं जिसका जो अभी जो अंतर चल रहा है वो 10,000, वो दोनों के लिए भी हो सकता है। अभी आप 296 297 पे नजर 296 297 पे चल रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि वो बाजी फिर पलट भी सकती है, इस तरह की स्थितियां भी हैं। मैं यहां पर एक चीज कहूंगा आंकड़ों के हिसाब से कि जिन सीटों पर जो 200 सीटें हैं, उन सीटों पर हम 2-4-5 हजार से वो हैं, और जितने हम 240 पे आगे हैं खुद की, उसमें हम मुश्किल से 5-10 सीटों पे 2-4 हजार के वोटों से चल रहे हैं। बाकी सब पे हमारी 1.5 लाख 2 लाख की लीड हो चुकी है। इसलिए हमारी 240 250 में तो कहीं कोई वो नहीं है। जो हमारे साथी दल हैं वो भी काफी अच्छा फाइट कर रहे हैं। अभी मैं खुद आंकड़े देख रहा था, मैंने खुद देखा है कि छत्तीसगढ़ में भी जो एक सीट पे कांग्रेस आगे चल रही है वो बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे गुड़गांव में राज बब्बर जी 40,000 से आगे हो गए थे, अब 5200 पे आके अटक गए हैं। और ये चलिए, मैं ब्रजराज जी मैं आपके पास आऊंगा दोबारा, और अन्य मेहमानों के भी पास आऊंगा। इससे पहले रुझानों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, पहले हम वो सुनवा देते हैं, फिर जो अन्य मेहमान हमारे साथ हैं उनकी ओर मैं रुख करूंगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर पैनी नजर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी है, और जिस तरह देखिए बहुमत के साथ एनडीए जो है सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है, आंकड़ों में लगातार जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और डॉक्टर मोहन यादव की अगर बात करें तो देश भर में जिस तरह से उनके जो है चुनावी दौरे देखने को मिले, मध्य प्रदेश में भी जिस तरह ताबड़तोड़ उनके दौरे थे, और 29 की 29 सीटें भी जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। सर, जिस तरह से आपने मेहनत की, मध्य प्रदेश की बात किया, तो मध्य प्रदेश में तो आप लोग क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सबका विश्वास है, जनता का विश्वास है। मैं आभार मानता हूँ मध्य प्रदेश की जनता का, जिनने हमारी सरकार के काम पे और पार्टी के संगठन पे भरोसा किया, माननीय मोदी जी के काम पे भरोसा किया। संगठन काफी मजबूत हुआ, बूथ स्तर पर आप लोगों ने काफी मेहनत करी। अगर एनडीए की सीटों की बात किया तो जिससे नारा दिया था 400 पार, लेकिन क्या लग रहा है आगे क्या स्थिति रहेगी? निश्चित रूप से फिर एक बार मोदी सरकार, हमने जो कहा था वो करके दिखाया। कांग्रेस ने कहा था किसी हालत में 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अब ये उनका विषय है कि वो क्या कह रहे हैं। हम तो देख रहे हैं सबके खुली आंखों से कि निश्चित रूप से मोदी जी शपथ लेते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस में जश्न की तैयारी कर रहे थे, लेकिन क्लीन स्वीप हुए हैं। कांग्रेस तो मिठाई की तैयारी कर रही थी, कहाँ गए लड्डू, हमारे काम आएंगे, भिजवा दो, भाजपा कर लेते। बिल्कुल, देखिए ये था हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। जिस तरह से उनका कहना है कि बहुमत के साथ जो सरकार है वो इंडिया की बन रही है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, IN 24 भोपाल। चलिए, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से जो कह रहे थे, अभी भी उन्हें उम्मीद है कि और बेहतर जो एनडीए है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो करेगी। मैं एक बार फिर अपने पैनल के पास में चलता हूं। अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। अंशुल जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, मैं छत्तीसगढ़ की भी बात करूँगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक मिशन बनाया था, वो कहीं ना कहीं उसके करीब है। लेकिन मैं एक केंद्रीय परिप्रेक्ष्य में आपसे समझना चाहूँगा कि क्या अभी भी इंडी गठबंधन को क्या लग रहा है, कांग्रेस को क्या लग रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं, या फिर क्या कहने चाहेंगे इस जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं उनको लेकर? अंशुल जी। अंशुल मिश्रा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं KS चौहान साहब के पास में आ जाता हूं। KS चौहान साहब, कहां कमी रह गई है, किस स्तर पर? क्योंकि अब की बार 400 पार एक बड़ा नारा था, और बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये लगातार दावा कर रही थी कि 303 जो पिछला आपका प्रदर्शन था उससे आप आगे निकलेंगे, लेकिन चीजें आपके अनुकूल अब नहीं दिख रही हैं। कहीं ना कहीं जो एक वन मैन शो रहा है, क्या वो जनता ने नकारा है? राजेश जी, हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, अभी जो चर्चाएं हो रही हैं, वो हमारी अपेक्षाओं पे चर्चा हो रही है, ना कि रिजल्ट पे चर्चा हो रही है जी। अभी रिजल्ट पे चर्चा नहीं हो रही है। जो हमने अपेक्षाएं पाल के रखी हुई थी, जो हमने एक आम अपेक्षाएं थी, एक जो जनरल परसेप्शन था, उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। उस पे हम लोग बोल रहे हैं कि उस पे हम लोग कम है और ज्यादा है, इस पे बात हो रही है। लेकिन आप अगर आंकड़ों को निकाल के देखेंगे तो पिछली बार 37% के आसपास भारतीय जनता पार्टी को वोट ऑफ परसेंटेज था, और अभी तक जितनी भी जनगणना हो चुकी है उसमें 39% भारतीय जनता पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज है, 2% बढ़ा हुआ है। हम ये क्यों नहीं देखते हैं कि 29 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी
जो पिछला परफॉर्मेंस था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें से 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस आप सीट वाइज देख लीजिए या वोट ऑफ परसेंटेज वाइज देख लीजिए तो वो प्लस में। हम ये नहीं देख रहे हैं, हम उन दो तीन राज्यों को देख रहे हैं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाएं जितनी परसेंटेज ऑफ वोट ऑफ परसेंटेज या जितनी सीटों से आगे होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। दूसरी बात, आज उन 18 जो राज्य हैं जिसमें प्लस कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें से एक छत्तीसगढ़ राज्य भी है जिसमें सिर्फ एक सीट जो कांग्रेस के पक्ष में दिखा रही है और उसमें भी लगभग 6,667 ही मतों का फर्क है और वो भी अभी 4 से 4.5 लाख ही अभी काउंटिंग हुई है। ठीक है, मैं के चौहान साहब, आप जो बात कर रहे हैं जारी रख सकते हो उस बात को लेकर। मेरा सवाल इस बात को लेकर है, आप कह रहे हैं कि आप उन राज्यों को देख रहे हैं, उन राज्यों को हम इसलिए देख रहे हैं, हम राजस्थान को इसलिए देख रहे हैं, हम बिहार को इसलिए देख रहे हैं, हम कर्नाटक को इसलिए देख रहे हैं, हम पश्चिम बंगाल को इसलिए देख रहे हैं कि आपने वहां पर बेहतर परफॉर्म वहां पर किया था 2019 में, और सबसे ज्यादा दारोमदार सारा सबसे ज्यादा फोकस आपका इसी राज्यों में था, क्योंकि साउथ में तो उस तरह की स्थिति आपके लिए रही नहीं। और यही कारण है कि तमाम सारी जो चीजें थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे एनडीए की, सबसे ज्यादा फोकस इस बात को लेकर था, लेकिन यहां आपके हाथ में निराशा लगी है। राजेश जी, मैं ये मानता हूं कि अभी की जितने भी अभी जनगणना हुई है तो हमारी अपेक्षाएं बोल रहा हूं फिर से, अपेक्षाओं के अनुरूप हम लोग उतना परफॉर्मेंस हमारा नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी लगभग 60% 55% जनगणना अभी बाकी है। और जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी बोला और हमारे साथी प्रवक्ता ने भी बोला कि जो सीटों का जो दिख रहा है और जो वोट ऑफ मार्जिन है वो बहुत कम है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 6,667 वोटों से ही मात्र एक सीट में हम लोग पीछे हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि हम 18 राज्यों में पहले से प्लस आए हैं। भारतीय जनता पार्टी 18 राज्यों में 29 राज्यों में 18 राज्यों में पहले से प्लस आई है, अपना परफॉर्मेंस अपना उन्होंने आगे किया है। तो ये कहीं ना कहीं भारत की जनता, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। 5 लाख से अधिक वोटों से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीत हासिल की है विदिशा लोकसभा सीट से। दूसरी तरफ इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी की एक बड़ी जीत, 9.5 लाख वोटों से शंकर लालवानी ने जीत यहां पर हासिल की है। एक बड़े अंतर से उन्होंने यहां पर जीत हासिल की। एमपी में क्लीन स्वीप की ओर बढ़ती भारतीय जनता पार्टी, यानी कि 29 में से 29 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है और सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बड़ा मार्जिन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मंडला से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की जीत हो चुकी है, एक बड़े मार्जिन से उन्होंने भी जीत हासिल की है। नर्मदापुरम की अगर बात करें तो चौधरी दर्शन सिंह की जीत उन्होंने हासिल की। इसके अलावा एमपी में क्लीन स्वीप की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 लाख से अधिक वोटों से जीत चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम इंदौर की बात करें तो सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश में तकरीबन 9.5 लाख से ज्यादा मतों से शंकर लालवानी जीत हासिल कर चुके हैं। खास पैनल हमारे साथ में, एक बार फिर हम उनके पास में चलेंगे और मुझे लगता है कि अंशुल मिश्रा जी से अगर हमारा संपर्क बेहतर हो गया होगा तो मैं उनके पास भी चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं संदीप पौराणिक जी के पास में चलता हूं। संदीप पौराणिक जी, मैं सभी गणित को समझना चाहूंगा। जिस तरह से के चौहान साहब कह रहे थे, अभी भी वो मानकर चल रहे हो, मान के चलना भी चाहिए, जिस तरह से आपने भी इससे शुरुआत की थी कि अभी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर जो मार्जिन है अभी बहुत कम वहां पर चल रहा है और दोनों की निगाहें, चाहे इंडी गठबंधन की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर एनडीए भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों की निगाहें इस बात को लेकर हैं। लेकिन तकरीबन जो समय हो रहा है, मुझे लगता है कि एक आध घंटे के आसपास और चीजें क्लियर होती जाएंगी। एक बात जिस तरह से के चौहान साहब कह रहे हैं कि पिछली बार जो वोट ऑफ परसेंटेज उन्हें मिला था, इस बार वो उससे अधिक वोट ऑफ परसेंटेज पर है, तकरीबन 39% के आसपास वो बात कर रहे हैं। संदीप जी, इसको किस तरह से समझा जाए कि वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा कि कहीं ना कहीं और उनकी सीटें घटी है? क्या जो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव 2018 में मध्य प्रदेश में हुआ था, वहां पर वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा था लेकिन कहीं कहीं सीटें कम हुई थी, किस तरह से समझे इस इक्वेशन को संदीप जी? देखिए राजेश जी, राजनीतिक दल हैं,
वो अपने हिसाब से चीजें तय करते हैं। पिक एंड चूज जिसको हम कहते हैं ना, कि जो हमारी सुविधा के लिए होता है उस चीज को हम उठा लेते हैं। कुल मिलाकर के वही स्थिति है कि आप प्रतिशत बढ़ रहा है लेकिन सीटें कम हो रही हैं। कुल मिलाकर के राजनीति में, लोकतंत्र में कितने स्थानों पर आप जीतते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 34%, 35% ही वोट मिलता है, लेकिन सीटें उनकी 20 आती हैं, विधानसभा में 40 आती हैं। तो बात यह कि सत्ता में कौन आता है जो ज्यादा सीटें जीतता है। वोट ऑफ परसेंटेज सेकेंडरी चीज है, जीते कितने सीटों पर आप ये ज्यादा मायने रखेगा। वो राजनीतिक दल है, वो अपने तरह से परिभाषित करेंगे। राजेश जी, इस बार हम देख रहे हैं कि पोलिंग परसेंटेज कम रहा पिछले चुनावों की तुलना में। जब हम गौर करते हैं तो कई सीटें तो 12-12, 14-14% वोट कम हुआ। तब क्या कहा गया कि शादी थे, विवाह थे, तमाम चीजें थी। राजनीतिक दल अपने तरह से परिभाषित करते हैं। क्या हर बार चुनाव मई जून में होता है, अप्रैल मई जून में होता है, शादी का सीजन रहता है, तमाम चीजें रहती हैं, लेकिन राजनीतिक दल जब अपने को बचाना होता है या अपने पक्ष में कोई चीज करना होती है वैसा जवाब देते हैं। मैं फिर एक बार कहूंगा कि इस बार देश के मतदाता ने पूरी चतुराई दिखाई है, अपने मैच्योर होने का संकेत दिया है। उसने किसी भी एक दल के प्रवाह में बहना उचित नहीं समझा। उसने, आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जहां राम मंदिर बना, योगी जी की सरकार है, तमाम चीज है, वहां पे समाजवादी पार्टी ताकत बन के उभरी है। आप कोई भी कारण देख कह सकते हैं कि जातीय जनगणना, जातवाद या कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां के मतदाताओं ने किसी और को पसंद किया। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है राजेश जी। जब जब सरकारें मजबूत होती हैं तब तक सरकारें अपने हिसाब से फैसले लेती हैं। जब भी सरकारें कमजोर होती हैं फैसले बहुसंख्यक जनता के हित में होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इस बार का मैंडेट आ रहा है वो बीजेपी सरकार बनाए, 300 सीट के आसपास ही पहुंचे, लेकिन जो गठबंधन के दल हैं उनकी ताकत ज्यादा रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो नतीजे आ रहे हैं ये देश के हित में कहीं ज्यादा है। यानी कि संदीप जी, अब बिल्कुल माना जा सकता है कि हालांकि ये भी सही है कि पहले की जो चीज़ें, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये कहा गया भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कि अब की बार 400 पार, अगर उसके इर्द गिर्द होते तो स्थितियां दूसरी होंगी। कहीं ना कहीं जो आपके गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो कहीं ना कहीं उसके नीचे वो नज़र आते। लेकिन अब जब स्थितियां इस तरह की हैं, और जिसका जिक्र आपने भी कहा, चाहे वो टीडीपी की बात करें हम, चाहे जेडीयू की हम बात करें, कहीं ना कहीं अब कितने रिलायबल होंगे ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। संदीप जी। राजेश जी देखिए, नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार बिहार और पलटू राम, ये उनके बारे में घोषित तौर पे है वो कब बदल लें। लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने मोदी जी के सामने कहा था कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक और खबर आ रही है इस दौरान राजेश जी, मैं आपको बता दूं कि शरद पवार की और नीतीश कुमार की कोई बातचीत हुई है। तो क्या कोई फिर बड़ा खेल होगा देश की राजनीति में? क्योंकि नीतीश कुमार वो प्लेयर हैं जो अवसर को बेहतर तरीके से भुनाना जानते हैं। क्या नीतीश कुमार कोई नया रास्ता देखेंगे? चंद्रबाबू नायडू को लिए भी अवसर है, लेकिन वहां उनकी सरकार बनेगी आंध्र प्रदेश में। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जो आने वाला समय है उसमें छोटे दलों का, अगर बीजेपी 272 पार नहीं गई तो राजेश जी ये मान के चलिए कि इन दो दलों का बहुत दबाव रहने वाला है बीजेपी। चलिए, बेहतर बात संजीव जी आप कर रहे हैं, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। जिस तरह की चीजें बनती अभी हमें दिख रही हैं, शायद मुझे लगता है कि अंशुल जी से क्या मेरा संपर्क स्थापित हो चुका है? अंशुल जी, आवाज मिल रही है हमारी आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही। चलिए अंशुल जी, मैं आपके पास में आता हूं। थोड़ा देर से भी आपके पास पहुंच पा रहा हूं क्योंकि जो व्यवस्था आपसे हमारी जुड़ने की है कहीं ना कहीं उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही है। मैं सीधे से आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। चलिए शुरुआत छत्तीसगढ़ से कर लेते हैं। एक मौका तो आपको खुश होने के लिए वहां पर मिला है, हालांकि दावे तो बहुत थे वहां पर कांग्रेस के, हम 5 से 6, 7 सीटें जीतेंगे, लेकिन अभी अगर एक सीट कोरबा, जहां पर ज्योत्सना महंत की हम बात करें, अभी तक की जो खबर है कि वो आगे चल रही हैं, किस रूप में देखते हैं इसको? साहब, ये जो लड़ाई हो रही थी, लोकतंत्र की इतनी बड़ी लड़ाई हो रही थी, वह एक संस्कार और अहंकार के बीच की लड़ाई हो रही थी।
और मैं वादे और दावे के साथ कहना चाहता हूं अगले 1 घंटे में संस्कार जीतने वाला है। आपने एक प्रश्न किया, आपने बताया कि हम आपसे लेट से जुड़े और लेट से जुड़ पाए, तो हम वही लोग हैं, वही कांग्रेसी लोग हैं जो धीरे धीरे कछुआ की चाल चलते जाते हैं और लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए प्रतिबद्ध होते जाते हैं। और मैं छोटा सा एक निवेदन करना चाहता हूं, मैं बहुत देर से सुन रहा था, एक छोटा सा निवेदन सुन लीजिए। हमारे गठबंधन का नाम इंडी गठबंधन नहीं है मान्यवर, हमारे गठबंधन का नाम है इंडिया गठबंधन, जिसके पास 230 के आसपास सीटें आ चुकी हैं और आने वाले वक्त में। ठीक है, अगर आपको आपत्ति है तो फिर मैं उसको इंडिया गठबंधन नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं उसको फिर उसको मैं इंडिया बोल देता हूं कि ऑलरेडी ये वहां पर लगा हुआ है। मैं अब आपसे जब चर्चा करूंगा तो इंडिया के नाम से ही करूंगा कि इंडिया अभी किस स्थिति में। आप बात अपनी जारी रखिए। बोलिए अंशुल जी। अंशुल जी आवाज मिल रही है जी, बोलिए जी। मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से जो संवाद है अंशुल मिश्रा जी से वो हमारा स्थापित नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर बिजराज जी के पास में आ जाता हूं। बिजराज जी, जो चीज़ें रही हैं, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, कि डबल इंजन, मोदी जी का चेहरा, तमाम सारी चीज़ें, तमाम वो चीज़ें कही गई, लेकिन क्या लगता है किस तरह की कमी ऐसी रही है कि इस तरह की जो चीज़ें अभी फिलहाल रुझानों में दिख रही हैं? ऐसी कोई कमी नहीं है। देखिए, हमने एक नारा दिया था 400 पार। हमने कहा था कि 370 हमने हटाई है तो भाजपा को 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए को 400 सीटें मिलेंगी। चौहान साहब ने स्पष्ट रूप से अभी कहा आपसे कि अपेक्षा और उसमें हकीकत में अंतर है, जो कि हम भी मान रहे हैं कि हम काफी कांटे की चीजें हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं शायद चयन में कोई कमी रही हो या कोई और चीज हो जिसको हम नब्ज नहीं पकड़ पाए हों, किंतु एक बात मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे आज अगर हम 240 खुद के दम पे 250 सीटें ला रहे हैं और 300 सीटें ला रहे हैं गठबंधन में, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का उसमें असर है। ये कह देना कि एक व्यक्ति के ऊपर नियंत्रित होकर, अभी 3 महीने पहले मध्य प्रदेश में सरकार थी, बनी हमारी 163 सीटें, हमने वहां पर नारा दिया था मोदी की गारंटी, जहां की लोग हमको नकार रहे थे कि 60 से 70 सीटें आएंगी, लेकिन हम वहां जीते। आज हम 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीते हैं। अगर 2-3 राज्य, देखिए अभी मैं कहना नहीं चाहता हूं, काफी लोग भड़क जाएंगे, लेकिन तुष्टीकरण की जीत हुई है। मुस्लिम वोट पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में, बंगाल में और महाराष्ट्र में, ये IND इंडिया, वो जो भी है इंडिया गठबंधन है, ये अभी कह रहे थे कि संस्कार वाले हैं, कोई संस्कार नहीं है, ये सिर्फ तुष्टीकरण है। मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण कर वो एकमात्र वोट डालते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो हमें झटका लग रहा है वो साफ कहता है कि वहां तुष्टीकरण चला है और उसकी वजह से हम वहां पर अभी पिछड़े हुए हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि 5 बजते बजते उत्तर प्रदेश की पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। वहां पर हर पल चीजें बदल रही हैं, 35, 36, 40, 42 इस तरह से हो रहा है। आप राजेश जी विश्वास कीजिए, ये जो 294 है ये कम से कम 340, 350 अंत में होते होते आ जाएगा। जी चलिए अंशुल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए मैं KS चौहान साहब के पास में आ जाता हूं। KS चौहान साहब, जो मैंने जिक्र बिजराज जी से कहा, मैं उसको थोड़े और आगे बढ़ा देता हूं। जिस तरह की जो चीजें हैं कि सारा कुछ एक केंद्रीकृत जो चीजें हैं वो सारा कुछ दिल्ली से हो गया था। सारी अगर राज्यों की बात करें, हमने राजस्थान में देखा कि किस तरह से अगर CM को पहली बार के बने विधायक उनको CM बनाया, या अन्य हम राज्यों की बात की है, कहीं ना कहीं वो जो डिपेंडेंसी रही है या सारे फैसले जिस तरह से वहां रहे हैं वो एक, क्योंकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की कैडर बेस पार्टी है, कहीं ना कहीं तमाम सारी डिलीवर होती हैं, लेकिन एक चीजें जो केंद्रीकृत हो गई हैं, ये भी एक कारण रहा है सर क्या इसके पीछे? राजेश जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि जो हमारी वोट ऑफ परसेंटेज है वो पहले से बढ़ चुका है। और दूसरी बात, एक और चीज कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी चीज में रही है कि पावर का जो केंद्रीकरण होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसी वजह से आज आप देखेंगे कि जो पहले हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको
उनको विधायक में भी कन्वर्ट किया जाए, उनको दूसरा कुछ और भी अगर दायित्व दिया जाता है तो वो सहर्ष स्वीकार करते हैं और अपना दायित्व वो अच्छी तरह निभाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बहुत अच्छी बात बोली कि आज भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि जो आम जनता होती है वो किसी दल की नहीं होती है राजेश जी, वो सिर्फ और सिर्फ उस समय उसके लिए उचित क्या है, कौन सा दल है, कौन सा प्रतिनिधि है और कौन सी चीज है जो उसको सोच के वो वोट देने जाती है। और आज की जनता, जो भारतीय जनता भारत की जो जनता है, वो बहुत ही ज्यादा समझदार हो गई है, बहुत ही ज्यादा जागरूक हो गई है। उनको ये पता है कि हमारे को कहां पर कितनी वोट देनी है, क्या नहीं देनी है, किसको देनी है और किसको नहीं देनी है। और भारत की जनता जब वोट देने जाती है तो वो ये सोच के जाती है कि हमारे लिए आज के लिए उचित क्या है और कौन सा विकल्प हमारे लिए सबसे ज्यादा सही है, उसको जाके वोट वो दे के आती है। ये और आज भी जनता ने वही किया है और जिसका परिणाम हमारे को शने शने अभी मिल भी रहा है। लेकिन इस परिणाम को हम अगर पूरा फुल प्रूफ अगर समझ लेते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बना रही है। और अगर नहीं भी समझते हैं तो आगे आप देख भी लीजिएगा, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है और जिस हिसाब से रुझान सब चीजें लेकिन के.एस. चौहान साहब अभी जो दिख रहा है के.एस. चौहान साहब, चैलेंजिंग तो बहुत होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आप उस बहुमत के आंकड़े तक आप पहुंच नहीं रहे हैं। जो आपके सहयोगी हैं, कहीं ना कहीं अब उनकी एक जो प्रेशर पॉलिटिक्स होगी, कहीं ना कहीं जो उनका दबाव होगा, वो भी एक आपके लिए एक चुनौती होगी। देखिए प्रेशर, हमने एनडीए की सरकार पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में चलाया और उस सरकार में हम भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर पाए। हम जितने भी दिन थे हम बहुत अच्छा काम कर पाए। दूसरी बात, आज आप ये देखेंगे कि पिछले 10 सालों में जो मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम किया है वो कितना सराहनीय था और वो उसने भारत को कितना आगे बढ़ाया। आज 5वीं अर्थव्यवस्था में हम पहुंच गए, आज 4थे स्थान पे हम स्टॉक एक्सचेंज पे पहुंच गए, आज 3रे स्थान पे हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर पे पहुंच गए, आज दूसरे स्थान पे हम मोबाइल बनाने के स्थान पे पहुंच गए, आज पहले स्थान पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहुंच गए। तो ये सभी चीजें भारत की जनता जानती है और आज उसके लिए क्या सही है, देश के लिए क्या सही है, उसके सभी चीजों के लिए क्या सही है, वो उसके हिसाब से वोट देगी। लेकिन 2 हिसाब से वोट जनता देने जाती है, एक इमोशनल और एक दूसरा रेशनल। इमोशनल जो सभी मतलब पूरे देश को देखा जाता है और देश के लिए क्या सही है उसके हिसाब से देखा जाता है, और रेशनल ये भी देखा जाता है कि वहां पर प्रत्याशी कौन है और वहां के स्थानीय मुद्दे क्या हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्थानीय मुद्दों से जो जनता है वो थोड़ी सी विचलित भी होती है और अपना चलिए के.एस. चौहान साहब, मैं आऊंगा आपके पास में भी आऊंगा एक बार फिर। अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल मिश्रा जी, जब मैं आपके पास में था, आप अपनी बात को और उससे आगे बढ़ा सकते हैं। जी चलिए, मुझे लगता है कि बेहतर उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है अंशुल मिश्रा जी से, और संदीप जी के पास में एक बार फिर आ जाता हूं। संदीप जी, जो बात बृजराज जी ने कही, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें और उत्तर प्रदेश की जो सियासत और जो राजनीति रही है लंबे समय से, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उसको जोड़ा कि एक जो जातिगत वहाँ पर जो समीकरण रहते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वहाँ पर आई, अब उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से बहुत उम्मीद थी और तमाम सारे रुझानों में, एग्जिट पोल में, तमाम सारे एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था कि पिछली बार से भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है, जो एनडीए है, वो गेन करेगी। लेकिन समीकरण सारे जो समीकरण बिगड़े इस तरह के, वो उत्तर प्रदेश से संदीप जी बिगड़े। कहीं ना कहीं बसपा का जिस तरह से वहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म होना और फिर सपा और कांग्रेस का वहाँ पर गठबंधन,
कहीं ना कहीं एक जातिगत जो एक समीकरण रहे, जातिगत जो राजनीति वहां पर रही है। हालांकि बृजराज जी कह रहे थे कि तुष्टीकरण के चलते जिस तरह से सारा जो वोट था वो फिर एक जगह शिफ्ट हुआ और उसी के बाद इस तरह की स्थिति है। किस तरह से यूपी को प्रोटेक्ट करेंगे संदीप जी? देखिए राजेश जी, एक बात कही जाती है कि सत्ता, केंद्रीय सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है जी। तो क्या उत्तर प्रदेश में ही लड़खड़ाहट आ गई है? कारण कोई भी रहे हो, राजनीतिक दल हमेशा विजिबिलिटी के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतने के लिए। जब कई बार हम लोग पूछते हैं इन राजनेताओं से कि उस अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, जिसकी सार्वजनिक छवि बहुत अच्छी नहीं है, जिस पर करप्शन के आरोप है, उसे क्यों टिकट दे दिया आपने? तो राजनीतिक दलों के नेताओं का एक ही जवाब होता है कि हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना है। अब उसमें क्या रास्ता अपनाया जाता है, ये उस राजनीतिक दल का है। लक्ष्य उसका क्या है? चुनाव जीतना। तो चाहे जातीय समीकरण हो, चाहे तुष्टीकरण की बात हो, चाहे दीगर बात हो, सपा ने चुनाव जीतने की रणनीति बनाई, उसने कोई भी रास्ता अपनाया। भाई कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप जिस इलाके में किसी एक वर्ग के मतदाता ज्यादा हैं, उसी वर्ग के व्यक्ति को टिकट क्यों देते हैं? इसलिए टिकट देते हैं ना कि आपका उम्मीदवार जीत जाए। यही अगर टैक्टिक्स, यही अगर रणनीति समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनाई तो उसने राजनीतिक तौर पर अपनी आई। कहीं ना कहीं, अगर अभी देखिए रिजल्ट नहीं है इसलिए हम राजेश जी उसका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी 30 से ज्यादा सीटें जीतती है तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी चुनावी रणनीति कमजोर थी, उनकी चुनावी रणनीति मजबूत थी। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं ना आप, कोई धर्म नहीं कर रहे हैं आप वहां कोई पूजा पाठ करने नहीं जा रहे हैं, आप चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं। तो जो सारे रास्ते होते हैं, या यूं कहें कि हथकंडे होते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए अपनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चाहे कांग्रेस हो और समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने बेहतर रणनीति से काम किया उत्तर प्रदेश में। यही कारण है कि उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो परिदृश्य सामने आ रहा है उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बड़ी मजबूती से उभर रही है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंतन का विषय होगा राजेश जी। कारण उसका ये है, बिल्कुल संदीप जी, चिंतन का विषय होगा। साथ ही जिस तरह से संदीप जी ये कहा जा रहा था, जाहिर सी बात है 10 साल से मोदी सरकार है, इस बार ये कहा जा रहा था, पहले एंटी इनकम्बेंसी की भी चर्चा थी, लेकिन फिर कहा गया कि अब की बार 400 पार का जो नारा दिया, कहीं ना कहीं उसके पीछे वो एंटी इनकम्बेंसी छुप गई। और अब ये माना जाए कि जिस तरह की जो चीजें दिख रही हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी रही है, यही कारण है कि इस तरह का जो परिदृश्य न केवल उत्तर प्रदेश में बाकी अन्य राज्यों में देश के वो दिख रहा है। देखिए राजेश जी, हमें ऐसा लगता है कई बार राजनीतिक दल जमीनी हकीकत से अपने को कुछ दूर रख लेते हैं। वो दूर क्यों होते हैं? तो जो बीच में लोग होते हैं वो सच्ची तस्वीर आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं। और जब सच्ची तस्वीर आप तक नहीं आती तो फिर इसी तरह का प्रेडिक्शन हो जाता है, 400 पार, 350। तो सवाल ये है कि जैसे कांग्रेस है, विरोधी दल हैं, उनका प्रेडिक्शन गया 295, वो 140 पे आके 240 पे आके ठहर गए। आपका प्रेडिक्शन गया 400 पार, आप 300 पे आके ठहर गए। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल हकीकतों से कई बार आंख मूंद लेते हैं और नरेटिव एक सेट करने की कोशिश होते हैं। हम और आप भूले नहीं होंगे 2004 का शाइनिंग इंडिया को हम लोग अभी तक नहीं भूले हैं। तो कई बार इसी तरह के नरेटिव जब सेट किए जाते हैं तो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, उसे नुकसान भी हो जाता है। चलिए बृजराज जी, जिस तरह से जो शाइनिंग इंडिया रहा, कुछ इस तरह की चीजें, हालांकि ठीक है, मैं फिर एक बार कहूंगा कि आप उस बहुमत के आंकड़े से आप और आपके सहयोगी मिलकर आगे दिख रहे हैं उसमें। मेरा एक सवाल यह है कि क्या कहीं ना कहीं एक अति आत्मविश्वास भी रहा है, या बेहतर चीजें जिस तरह से डिलीवर होना थी वो नहीं हुई, जिस तरह से आउटपुट के साथ जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं भारी पड़ गया बृजराज जी? नहीं, बिल्कुल अति आत्मविश्वास भारी नहीं पड़ गया। जब हमने 2014 में चुनाव लड़ा था तो हमने कहा था अब की बार मोदी सरकार, और जनता ने 272 से ऊपर सीटें देके मोदी सरकार बनवाई थी। 2019 में हमने कहा था कि फिर एक बार मोदी सरकार, और जनता ने 300 सीटें दी थी। ये अतिशयोक्ति है। देखिए, आप जब कोई भी लक्ष्य लेके चलते हैं या आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये सब उसका हिस्सा है। 400 पार और अब की बार फिर से मोदी सरकार, ये सब उसका हिस्सा है। देखिए, आप अपेक्षा और रिजल्ट में अंतर है, हम मान रहे हैं, लेकिन आप ये भी मानिए कि मैं एक चीज से जरूर सहमत हूं पुराणिक जी के, कि ठीक है मैच्योर हो गई है जनता, लेकिन मैं जनता को यहां पर मैच्योरिटी के साथ साथ ये भी कहूंगा कि पता नहीं जनता को मजा भी आता है, उसे मजबूत सरकारें शायद पसंद ना हो,
इसलिए शायद ये वाला मैंडेट दिया है। लेकिन आप महाराष्ट्र को देखिए, वेस्ट बंगाल को देखिए और उत्तर प्रदेश को देखिए। संजय जी 2 मिनट के लिए सोचिएगा। संदीप जी महाराष्ट्र में भी मुस्लिम वो बहुत ज्यादा है। बंगाल में तो आप देखिए 80% से ऊपर वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में भी 39% के आसपास मुस्लिम जनसंख्या है। थोड़े से कुछ एक हमारे हिंदू समाज ने साथ दे दिया तो आज वो हम वहां पर इतने परेशानी में है। परसेप्शन में गलती हो सकती है। हमें लगता था या लग रहा है, अब ये तो बड़े लोग इसका इवैल्यूएशन करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है। नहीं तो हम 240 पे आ गए हैं। अगर यही उत्तर प्रदेश हमको भी 70 सीटें कर देता तो हम अपने दम पर 272 क्लियर हो चुके होते। तो संदीप जी, चीजें पकड़ने में गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मैच्योर हो रहा है लोकतंत्र, वो सब ठीक है। लेकिन कमजोर सरकारें किसी के फायदे की नहीं है। सरकार चाहे किसी की बने, पूर्ण बहुमत की होनी चाहिए, जिससे जो फैसले लें उन फैसलों का वो जिम्मेदारी लें। ये संदीप जी, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं मानता हूं, आपकी बात से भी राजेश जी नहीं मानता हूं कि नहीं वो मिलीजुली सरकार होगी तो फैसले लेने में थोड़ा वो होगा। इनकम्पिटेंट और अयोग्य सरकारें आपने देखी हैं 20 सालों में। देश कहां से कहां पहुंचा है और आज देश कहां पर है। हो सकता है कुछ गलती रही हो या हम अपना परसेप्शन नहीं पहुंचा पाए हो, लेकिन आप एक बात मानिएगा कि 15वें साल के लिए चुनाव लड़ रहे थे हम। 15 साल शासन के लिए, 10 साल कर चुके थे, उसके बावजूद भी हम बहुत बुरी स्थिति में नहीं है। जनता हमारे साथ में है। चलिए, मैं के चौहान साहब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं। जिस तरह से बृजराज जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्या जिस तरह की चीजें रही राहुल गांधी की तरफ से, संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, इंडी गठबंधन ने उसको चीजों को उठाया, क्या यही के चलते जो बृजराज जी कह रहे हैं कि जिनका जिक्र वो कर रहे हैं कि वो सारे लोग संगठित हुए और फिर एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने वोट किया? जी बिल्कुल संदीप जी, विपक्ष ने जो इंडी गठबंधन था वो उसने सिर्फ 2 चीजों को पकड़ लिया, एक भय को पकड़ लिया और एक भ्रम को पकड़ लिया। दोनों चीजों को भरपूर प्रचार किया, क्योंकि मुद्दा उनके पास बहुत ज्यादा ठोस नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई मुद्दा उनके लिए छोड़ा नहीं था। इन मुद्दों को आप यहां पर देखेंगे कि कोई भी एक मुद्दा पकड़ के वो नहीं चले। जैसे कि भ्रष्टाचार 2014 में सबसे बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। और मुझे ये बोलते हुए बहुत ज्यादा फक्र होता है कि पिछले 10 सालों में किसी भी मंत्री के ऊपर, हमारे किसी भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं आया, कोई लांछन नहीं लगा। और हमारा देश संविधान से चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री नहीं है। और इस देश ने प्रधानमंत्री के ऊपर भी आरोप लगते हुए और कटघरे में खड़े होते हुए देखा है। तो देश संविधान से चलता है। और ये बहुत अच्छी बात रही कि हम लोगों के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा और ना ही ये सब चीजें डिसिप्लिन में पूरी सरकार चली। दूसरी बात, आज जो भय और भ्रम की स्थिति में देख रहा हूं, और यही भय की स्थिति विपक्ष में भी है। आईएनडी की जो गठबंधन है, जो पहले 14 दल का गठबंधन था, वो आज 28 दल का गठबंधन है। वो सिर्फ इसलिए गठबंधन रहा कि थर्ड फ्रंट उठ मत पाए, इस वजह से इन्होंने सब चीजें एकजुट कर दी और थर्ड फ्रंट उठ मत पाए, इस वजह से इन्होंने गठबंधन कर लिया। और इनके आपस में इतनी ज्यादा लड़ाइयां थी कि एकजुट हो नहीं पाए। ना नेता दे पाया, ना नीति दे पाया और ना ही रणनीति बना पाया। ये विपक्ष का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। और क्योंकि वो क्योंकि अपने अपने कमरे बचाने में लगे हुए थे, पूरी इमारत बचाने में नहीं। और अपनी इमारत नहीं, ये बात तो देश की थी और ये जनता बहुत भली भांति जानती है। मैं मानता हूं कि 2-3 राज्यों में हमारे जो अपेक्षाकृत जो हमारी अपेक्षाएं थी, उस अपेक्षा से पहले से रिजल्ट डाउन दिख रहे हैं और अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन डाउन दिख रहे हैं। मैं मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और एक और राज्य जो हमारे राजस्थान, जो अपेक्षाकृत नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी भारत की जनता ने आपको नकार दिया। पूरी भारत की जनता ने तो आपको 2% और ज्यादा वोट दे दिए हैं। और दूसरी बात ये है
कि कोई बच्चा अगर 65% पहले लाया हुआ है, अगर उसने अपना टारगेट सेट किया हुआ है कि मेरे को 80% लाना है, तो हम उस 80% पे बात कर रहे हैं। उसने ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमने पहले 65% ला रहे थे तो अभी 68% साहब, आपने जिस तरह शुरुआत की, अपनी बात की शुरुआत की कि भय भ्रम को जनता ने जिस तरह से पकड़ लिया या विपक्ष ने जिस तरह से प्रचारित किया, क्या आप अपने कामों का जिसका जिक्र आप कर रहे हो लगातार भारतीय जनता पार्टी जिसको लेकर करती रही है, वो आप बेहतर तरीके से जनता को नहीं समझा पाए? नहीं, बिल्कुल समझा पाए, बिल्कुल समझा पाए। वो बात अलग है। देखिए, ये एक आंकड़ों का जो सच होता है ये एक अलग होता है, और जो आप धरातल में देखेंगे वो एक अलग सच होता है। आज आप मेरे को ये बता दीजिए कि 19% पिछली 2019 में कांग्रेस को वोट आई थी, और हम अगर आप आज कांग्रेस ये बोलती है कि आप 400 पार तो कर नहीं पाए। अरे आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप 2014, 2019 और आज की डेट में अगर आपको जितनी अभी रुझान दिखा रहा है, अगर उतनी सीटें दे भी देते हैं तो भी आज जितनी एनडीए को चलिए, वक्त की कमी है, वक्त की केस साहब कमी है। मैं दो छोटे छोटे सवाल मैं संदीप जी से लूंगा, फिर अपनी मैं चर्चा को विराम दूंगा। संदीप जी, पहला सवाल, हम बहुत चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जिस तरह की जो चीजें अलग अलग राज्यों में रही हैं कि कई राज्यों में जिस तरह से एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हम दो राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश में उन्होंने जो टारगेट सेट किया था कि क्लीन स्वीप का, वो क्लीन स्वीप यहां पर वो कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें वो अभी जीतते हुए दिख रहे हैं। अभी एक की जो स्थिति है वो भी कुछ देर में क्लियर हो जाएगी। तो यहां किस तरह की चीजें ये रही हैं कि यहां इस तरह का जो जनता की तमाम सारी चीजें, और अन्य राज्यों में एनडीए को इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा? देखिए राजेश जी, जिन भी राज्यों में अगर आपकी सत्ता है और संगठन बेहतर काम कर रहा है, तालमेल अच्छा है, सरकार की, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं आप जमीन तक पहुंचाने में सफल होते हैं, वहां पर आपकी बात को मतदाता सुनता है और उसका लाभ मिलता है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में मुझे जो दिख रहा है वो सत्ता और संगठन के बीच का बेहतर तालमेल था। कहीं दोनों में समन्वय बहुत अच्छा है। आप ये देखिए कि जो मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, उनका चाहे बूथ विस्तारक अभियान हो, चाहे घर घर जाने का अभियान हो, तमाम ऐसे अभियान रहे जिनमें पार्टी संगठन ने जिम्मेदारी निभाई और कार्यकर्ता भी उससे जुड़ा, सरकार की योजना को आप नीचे लेके गए। यही स्थिति मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में रही है, क्योंकि एक सीट है छत्तीसगढ़ में, पिछले चुनाव में 2 सीटें थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक तो लूज कर रही है। तो मुझे लगता है कि जिन राज्यों में सत्ता और संगठन का बेहतर तालमेल होता है, वे पूरे समर्पण से काम करते हैं, वहां लाभ मिलता है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वही चीज मुझे नजर। चलिए संदीप जी, आखिर में सवाल, क्या अब विपक्ष और आक्रामक होगा? जिस तरह की चीजें, खासतौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी ने जिस तरह से आक्रामकता के साथ जो चीजें की हैं, अब वो बहुत आक्रामक हो गए, क्योंकि 100 के आसपास भी कांग्रेस पहुंच रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होगी कि नेता प्रतिपक्ष होगा कांग्रेस का जी। दूसरी चीज, कांग्रेस को यह पता है कि उसने किन मुद्दों को उठा के इतनी बड़ी सफलता पाई है, आक्रामकता किस तरह की उन्हें लाभ दे गई है। उन्होंने जनता का ध्यान दीगर मुद्दों की जगह जरूरत की चीजों पे, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, महंगाई हो, इनको उठाया। तो मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर विपक्ष ज्यादा बेहतर तरीके से घेरेगा और आक्रामकता भी दिखाएगा। हमें आने वाले 5 साल में सड़क पर भी खूब आंदोलन दिखने में। चलिए, बेहतर बात संदीप जी आप कह रहे हैं, लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि अभी जो लगातार मतगणना जारी है, तमाम रुझानों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आगे किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां बन सकती हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव की जो मतगणना है वो लगातार जारी है, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस चर्चा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।